हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही अब करीब है, तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण होना चाहिए। जो प्रगतिशील शिक्षा की बात कौन करता है? जॉन ड्यूवी करते हैं, क्योंकि इन्हें प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। इसमें जो बच्चा होता है वो बाल केंद्रित, मतलब बच्चा है वही केंद्रित होता है शिक्षण में। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं, पाठ पुस्तक केंद्रित होगा नहीं, परीक्षा केंद्रित होगा नहीं, शिक्षार्थी केंद्रित की बात करती है प्रगतिशील कक्षा, जिसमें शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है जो बच्चों के अनुभव और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बताता है। जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, इनका बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये तो कोई बात नहीं कही है। बुद्धि कई प्रकार की होती, जी हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड जो थे वो गार्डनर महोदय कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो 8 से 9 प्रकार की होती है। ठीक है, उन्होंने 8 से 9 प्रकार बुद्धियों के बताए हैं और उनका मानना था कि बुद्धि जो है वो एक सामान्य तत्व नहीं होता है उसमें उसमें बल्कि अलग-अलग स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गार्डनर द्वारा प्रस्तावित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है? तो 8 गार्डनर ने 8 प्रकार की या 8 से 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो उसमें संगीत बुद्धि बताई है उन्होंने, बिल्कुल बताई है। उन्होंने भाषाई बुद्धि बताई है, बिल्कुल। उन्होंने जो है रचनात्मक बुद्धि की बात नहीं कही है। ठीक है, उन्होंने स्थानिक, शारीरिक, गतिज, पारस्परिक और अंतर्वैयक्तिक या प्राक्तिवादी बुद्धियां शामिल की हैं, लेकिन रचनावाद तक या रचनात्मक जो बुद्धि है उसकी बात जो है स्टर्नबर्ग ने की है। इसकी बात किसने की है? स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने इसकी बात कही है, वो भी उनके त्रिकोणीय सिद्धांत के अंदर। ठीक है, तो ये जो है ये सही है, ये सही है और ये सही है। जो एक नहीं पूछा है वो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये रचनात्मक बुद्धि की जो बात है वो गार्डनर ने नहीं कही है, वो स्टर्नबर्ग ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा सापेक्षता परिकल्पना किसने दी है, यानी कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस किसने दिया है? देखो, ये इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, और हमें पता है कि जब भाषा की बात आएगी तो ये किसने दिया होगा? ये दिया है ब्रेहोफ ने। कौन दिया है? बोहॉर्फ। ठीक है, जो बेंजामिन ली बोर्फ थे उन्होंने इसकी बात की थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उनका मानना था कि जब हम भाषा बोलते हैं और हमारी जो सोच है वो दुनिया को देखने के नजरिए को तय करती है। ठीक है, हमारी जो सोच है हम उस तरीके से ही दुनिया को देखते हैं जिसकी जैसी सोच होती है। तो इनका ये कहना था, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। कैसे होती है? जन्मजात होती है। इन्होंने बोला है जन्मजात की बात इन्होंने की है, इन्होंने LAD की बात कही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। जो बायोगास्की हैं, बायोगास चॉम्स्की हैं, उनके अनुसार बच्चों के मस्तिष्क में एक LAD होता है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसको ही हम कहते हैं भाषा अर्जन उपकरण कहते हैं। और उन्हें क्या होता है, वो जो बच्चे क्या करते हैं, व्याकरण के नियमों को स्वतः समझने में मदद करता है ये इसके द्वारा, क्योंकि उनके अंदर जन्मजात भाषा होती है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब लैंगिक रूढ़िवादिता मतलब जेंडर पे बात नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, या हम एक शिक्षक के रूप में क्या हमें करना चाहिए? तो शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए उस पे बात करते हैं। लड़कों को जोखिम उठाने और लड़कियों को विनम्र होने की प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं।
ये नहीं तय कर सकते हैं कि लड़के ही जोखिम उठाएँगे और लड़कियों को विनम्र होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के और लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केवल लड़कियों को उपयुक्तताओं का उपयोग आयोजन के लिए करना चाहिए या केवल लड़कों को शारीरिक कार्य सौंपना चाहिए, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं ए, सी, डी के अंदर जो भी बात कही गई हैं, वो लैंगिक रूढ़िवादिता को बचाती नहीं है, बढ़ावा देती हैं। और जो बी ऑप्शन है लड़के-लड़कियों के गैर पारंपरिक भूमिकाओं से रखने में रखने के प्रयास के बारे में जो बात हो रही है, ये जो है ये बचने से बचाती है मतलब लैंगिक रूढ़िवादिता को। कैसे? लड़कों को कहेंगे कि खाना बनाने और सफाई करने में मदद करो और लड़कियों को कहेंगे कि फुटबॉल और नेतृत्व कार्यों में शामिल करो। या हम ये कह सकते हैं दोनों ही लड़का और लड़की किसी एक कार्य को दोनों लोग करो, ये नहीं कि सिर्फ लड़का या सिर्फ लड़की करे। तो उससे क्या होता है कि वो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। जब हम लड़कों से सफाई के लिए कहेंगे और लड़कियों से फुटबॉल खेलने के लिए, नेतृत्व करने के लिए कहेंगे, तो इससे भेदभाव जो होता है वो कम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिंग एक उदाहरण है। लिंग अच्छा सब लोग भूल जाते हैं कि लिंग क्या लिंग जो है वो एक उदाहरण किसका है? सामाजिक संरचना का उदाहरण है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जैविक निर्धारक नहीं है ये, ना ये शारीरिक विशेषता है। जो जेंडर है वो जो है वो सामाजिक संरचना का उदाहरण है क्योंकि इसमें एक जैविक अंतर तो होता है लड़का और लड़की के अंदर, लेकिन जो जेंडर है ये समाज द्वारा तय किया गया है कि इसके नियम, इसकी भूमिकाएँ, इसके व्यवहार कि पुरुष ऐसे रहेंगे और महिलाएँ ऐसी होनी चाहिए या महिला ऐसा काम करेगी, पुरुष वैसा काम करेंगे। तो ये जो जेंडर है ये सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोई भी 2 व्यक्ति अपनी योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यह किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? जब भी ऐसा कुछ सवाल आए या प्रश्न ऐसा कुछ हो जिसमें अलग-अलग बच्चे में अलग-अलग बात हो रही है, रुचि के बारे में, योग्यता के बारे में या शारीरिक रूप से, तो वो वैयक्तिक भिन्नता की बात हो रही है, ये ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है, जो हर बच्चा जो होता है मतलब प्रत्येक बच्चा अपने सीखने की गति, स्वभाव और बुद्धि में अलग होता है और शिक्षा को इन अंतरों का सम्मान करना चाहिए, ना कि कोई बच्चा किसी से कम है, ये उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है और इसी चीज़ का सम्मान करना चाहिए एक शिक्षक को। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? जैसे सतत और व्यापक, सतत का मतलब है निरंतर, उसी तरह व्यापक मूल्यांकन का मतलब व्यापक का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। देखो सतत का अर्थ निरंतरता है और वहीं व्यापक का अर्थ है बच्चे के केवल किताबी ज्ञान को ही नहीं बल्कि खेल, कला, व्यवहार को भी जांचना चाहिए। ठीक है? इसमें क्या कह रहा है कि शैक्षिक मतलब दोनों क्षेत्र शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह कम समय लेता है? नहीं, यह छात्रों की प्रगति का एक समग्र चित्र प्रदान करता है। देखो पोर्टफोलियो जो होता है वो छात्रों की जैसे प्रगति है, उन्होंने कार्य कैसे क्या कार्य किया है, उसके नमूनों के समय के साथ इकट्ठा कर किया जाता है, क्रमिक उन्नति की सफाई दिखाई जाती है, वही होता है पोर्टफोलियो। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंचित वर्ग के छात्रों को समान वर्गों के साथ पढ़ाने में यानी कि समान छात्रों के साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? देखो, जभी भी कोई अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग तरीके मतलब जो दृष्टिबाधित हैं या वंचित हैं या गरीब हैं या अमीर हैं या वो अलग वैयक्तिक भिन्नता रखते हैं किसी भी तरीके से और समान छात्रों के साथ अगर उनको पढ़ाने की बात हो रही है, तो वो समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है? और ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए ये देखो किसी न किसी तरीके से बार-बार रिपीट हो रहे हैं, बट अलग-अलग
क्वेश्चन के साथ। देखो पैटर्न वही रहता है और प्रश्न का उत्तर भी वही रहेगा, बस क्या है उसको थोड़ा-सा चेंज कर दिया जाता है, घुमा के पूछ दिया जाएगा। तो यही है समावेशी शिक्षा का अर्थ हमने बताया था, सबके लिए शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के, समान और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है? तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रतिभाशाली छात्र वह है जो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जो प्रतिभाशाली बालक होगा वह अपने खुद के निर्णय ले पाता है, उसमें आत्मनिर्भर होता है क्योंकि छात्रों में उच्च स्तरीय जिज्ञासा होती है और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता प्रबल होती है। तो वो चुनौतीपूर्ण जो कार्य हैं उनको खुद हल करना पसंद करते हैं, उसमें वो किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। इसीलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है? सीखने की वह अवधि जब हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें उन्नति नहीं हो रही है, उसमें जो है कुछ ज्ञान जो है वो नहीं ग्रहण हो पा रहा है, उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीखने का पठार। तो क्या बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? क्योंकि अभ्यास करने के बावजूद भी जब हम सीखने की गति हमारी रुक जाती है या थकान के कारण या अरुचि के कारण हमें नहीं वो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, मेरी उसमें रुचि नहीं है या थकान के कारण जो भी रीज़न हो, तो उससे क्या होता है ग्राफ पर एक सीधी रेखा बनने लगती है, जिसे हम पठार कहते हैं और इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थांडाइक का प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहलाता है? तो ये संतोषजनक प्रमाण वाले व्यवहारों को दोहराया जाता है। जी हाँ। बी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रभाव का नियम क्या होता है? जब संतोषजनक प्रमाण वाले व्यवहारों को दोहराया जाता है। यदि किसी कार्य को करने से हमें सुख और सफलता मिलती है, तो हम उसे बार-बार करते हैं। जब हमें सफलता नहीं मिलती है या हमें उसमें रुचि नहीं होती है तो उस कार्य को हम फिर दोबारा नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें सफलता मिलती है या हमें उससे सुख प्राप्त होता है तो हम उसको बार-बार करते हैं। यदि दुःख मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। तो यही होता है प्रभाव का नियम। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित है? तो क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो राइनफोर्समेंट पर आधारित है, पुनर्वलन पे आधारित है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी व्यवहार के बाद इनाम या प्रशंसा जो दी जाती है उसे ही व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि जब हम किसी को उपहार देंगे, इनाम देंगे, उसको शाबाशी देके उसकी प्रशंसा करेंगे उसके अच्छे कार्य की, तो वो कार्य वो फिर से दोहराएगा, उसकी संभावना बढ़ जाती है उस कार्य को दोबारा करने की। इसको ही राइनफोर्समेंट कहते हैं। इतने ही प्रश्न थे। तो साथियों आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।